तो कैसे हैं आप सब? आई होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो आर्मी सोल्जर क्लर्क के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही मस्ट भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग किसी रास्ते पर अगर चल रहे हैं, अगर उस रास्ते को हमें पता नहीं है कि कैसे पार करना है, उस रास्ते को कैसे फॉलो करना है, तो वो रास्ता हमारे लिए मुश्किल सा हो जाता है। और अगर हम लोग को वो रास्ता के बारे में मालूम रहेगा कि कैसे जाना है, कैसे आना है, तो वो हमारे लिए अगर फॉलो करेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग सोल्जर अगर जो भी एस्पायरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सोल्जर क्लर्क में अगर जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनके लिए उस सोल्जर क्लर्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और प्लस में उसके पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट सिलेबस यू कैंट डू एनीथिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन। तो हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि आर्मी सोल्जर क्लर्क का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, कितने नंबर का होता है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि आर्मी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेडिकल ये फिजिकल तो निकलना काफ़ी आसान भी नहीं होता है, फिर भी उतना भी हार्ड भी नहीं होता है। आसान मतलब कि हम लोग आगे निकाल लेते हैं, बट रिटेन बहुत वो कुछ हार्ड सा हो जाता है। तो रिटेन हार्ड होने का मतलब क्या है कि अगर हम अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो हो सकता है हमारे लिए रिटेन जो होगा हार्ड हो सकता है। बट अगर हम लोग सिलेबस के अनुसार चलेंगे, उस सिलेबस के पैटर्न के अनुसार चलेंगे, उस सिलेबस से जो सिलेबस है उसके अनुसार अगर हम लोग चलेंगे, तो हमारे लिए हार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होगा। अगर हम लोग अच्छा से फॉलो करेंगे तो वैसा कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे बात आगे ना बढ़ा करके हम लोग अपने पैटर्न पर ध्यान देते हैं, सिलेबस पर ध्यान देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सिलेबस है आर्मी सोल्जर क्लर्क का, जो कि 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट है, जो पहला है ये पार्ट होता है पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट ये है। तो पहला पार्ट में जनरल नॉलेज होता है, जो कि 5 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन होता है। जनरल साइंस होता है, उसमें भी 5 क्वेश्चन होता है। मैथ्स होते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन होता है। और मैथ्स के बाद आपका कंप्यूटर साइंस होता है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो अगर जनरल नॉलेज के हम लोग बात करें तो 5 क्वेश्चन, तो अगर 5 क्वेश्चन हो जाएगा तो वो 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और मैथ्स में 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन उसमें 40 मार्क्स का हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस में 5 क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर साइंस का 5 क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो जाता है पार्ट 1 में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो जाता है। जो कि पार्ट 1 में कितना है, डी है 4 मतलब कि 4 सब्जेक्ट ही पढ़ना रहता है हम लोग को पार्ट 1 में। जनरल नॉलेज, और आपका जनरल साइंस, इसके बाद
आपका हो जाएगा मैथ्स, इसके बाद कंप्यूटर साइंस हो जाएगा आपका, और ये 4 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और पार्ट 2 में अगर आते हैं हम लोग, पार्ट 2 में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग पार्ट 2 में अगर आएंगे तो जनरल इंग्लिश होता है, जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का 25 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का होता है 25 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज का वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, इसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि अगर हम लोग अच्छा से नहीं जान पाएंगे इस सिलेबस के बारे में, अगर ये क्लर्क और आर्मी क्लर्क का जो सिलेबस है, किसी भी फील्ड का जो सिलेबस होता है, अगर नहीं अच्छा से जान पाएंगे तो उसके अनुसार हम लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें यही जानने की ज़रूरत है कि कैसा सिलेबस है। तो यहाँ बात हो रही थी कि पार्ट 2 में जो होता है जनरल इंग्लिश होता है, जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर का होता है। तो यहाँ पर टोटल अगर हम लोग बात करें तो 50 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है 50 क्वेश्चन। तो अगर टोटल हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो हम लोग को 200 मार्क्स का टोटल हो जाता है। 200 मार्क्स में अगर हम लोग को पास करना है तो 200 मार्क्स में अगर आप 200 मार्क्स में अगर आप 80 लाते हैं तो ठीक है, पास हो जाएंगे। बट हो सकता है मेरिट में आप छंट सकते हैं, मेरिट में आप मेरिट आउट हो सकते हैं, क्योंकि 18 मार्क्स लाना ही बड़ी बात नहीं है, पासिंग मार्क्स ही बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रेस में तो बहुत लोग रेस करते हैं, रेस वहीं जीतता है जो आगे तक, मतलब कि जो सबसे अलग होता है वही घोड़ा तो रेस जीत पाता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे घोड़े रेस में करते रहेंगे, रेस हो जाते रहेंगे। लेकिन अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है कि हम मेरिट में आ गए, अगर मेरिट में आना है तो आपको 150 तो लाना ही पड़ेगा सेफ जोन में। 150 प्लस तो आना मस्ट है। अगर 120 भी अगर आप ला दीजिएगा 200 में, अगर 200 में अगर आपका 120 भी आता है, 120 आउट ऑफ 200, तो यू मे बी इन सेफ जोन। तो यहाँ पर हम लोग की कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर मेरिट में आना है तो 120 प्लस तो लाना कंपलसरी है। 150 आ जाए तो क्या बात, कहना ही क्या है, उसमें तो हो ही सकता है। सो ये तो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हो गया। अब सिलेबस आते हैं, सिलेबस में क्या होता है, जनरल नॉलेज में क्या होता है। जनरल नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो एब्रीविएशंस होता है। जनरल नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो एब्रीविएशंस होता है। एब्रीविएशंस बोले तो नेशनल इंटीग्रेशंस होता है, नेशनल और इंटरनेशनल होता है। स्पोर्ट्स में बोले तो नेशनल और इंटरनेशनल भी स्पोर्ट्स होता है। अवार्ड्स और प्राइजेस होता है, जो कि नेशनल अवार्ड्स होता है, गैलेंट्री अवार्ड्स होता है। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स और बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट। ये जो 10th क्लास का लेवल का जो होता है, 9th क्लास का लेवल का जो होता है सब्जेक्ट हिस्ट्री में, वो तो पढ़ना काफ़ी मीन्स, अगर आप 10th क्लास का हिस्ट्री अगर पढ़ लिया अच्छा से, अगर 9th क्लास का भी अगर पढ़ लिया अगर हिस्ट्री अच्छा से, तो मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ज्योग्राफी का भी वही हाल है। ज्योग्राफी के अगर देखें तो सोलर सिस्टम हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन, द अर्थ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ पिक्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, फेमस वाटरफॉल्स, जियोग्राफिकल टॉलेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो ये 8th 9th और 10th का सिलेबस है।
टर्मिनोलॉजी, ज्योग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिक्स टर्म्स, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, लीगल टर्म्स एंड मिसलेनियस टर्म्स भी होता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन मीन्स इस सिलेबस से अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो आता है। हालांकि जो जीडी ब्रांच होता है, जो आर्मी का जीडी होता है, उससे तो जो कलर का होता है उसके लिए, कलर के लिए तो हम लोग जानते हैं कि 162 सेंटीमीटर हाइट होती है, 162 सेंटीमीटर हाइट होती है। बट फॉर जीडी अगर आप हाइट की बात करें तो 170 प्लस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बट कलर के लिए 162 165 ऐसे होता है। इतना अगर आपका हाइट है तो यू आर एलिजिबल फॉर कंप्लीटिंग योर फॉर्म। इंडियन न्यूज एजेंसीज एंड डेलीज, कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ये हो गया कलर का जनरल नॉलेज का सिलेबस, जो कि इन्वायरमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी होगा। ये आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटिक्स आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लोग कलर की बात करें तो, और बुक्स और ऑथर्स भी आते हैं। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आता है, करंट अफेयर्स भी आते हैं। करंट अफेयर्स जानना बहुत ज़रूरी है। कलर्स की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपको देखना बहुत ज़रूरी, ध्यान में रखना है। अगर जनरल साइंस की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि जनरल नॉलेज भी उसमें से तो आप हम लोग जानते हैं कि 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 नंबर का। जनरल साइंस भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, 20 नंबर का आते हैं। तो जनरल साइंस में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड प्रिवेंशन एंड विटामिन होती है। और क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस कंसिस्टिंग ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड डे टू डे एक्टिविटीज। मतलब कि अगर हम लोग बात करें जनरल साइंस की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे तो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, छिटपुट क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल वाइज नहीं आएंगे, बट बेसिक क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एसआई यूनिट आ जाएंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ही आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस इसी पर बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, टर्मिनोलॉजी आते हैं, और मेडिकल टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स आते हैं। साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एज ग्रुप रेंजिंग बिटवीन 60 to 20 ईयर्स। तो अगर हम लोग मैथ की बात करें, और यहाँ पर एक बहुत बात आपको अच्छी बात बोली है, यहाँ पर नोट्स करने लायक बात बोली है कि द एबव सिलेबस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक परटेनिंग टू द सब्जेक्ट। एट टाइम क्वेश्चंस में बी आस्क्ड अदर देन द एबव टॉपिक्स बट डेफिनेटली विद इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई। अगर हम सीबीएसई क्वेश्चंस, अगर सीबीएसई का बुक पढ़े हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं, तो हमारे लिए ये क्वेश्चंस हार्ड होने वाले नहीं हैं। अगर हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़े हैं, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर हम लोग पढ़ाई किए हैं, आप पढ़े हैं, तो हमारे लिए ये बिल्कुल कठिन होने वाला नहीं है। वैसे भी कुछ कठिन होता नहीं है, माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कैसा सोच रखते हैं, कैसा सोच नहीं रखते हैं। हम लोग की अपनी तैयारी मजबूत रखनी चाहिए। कैसा भी हो, कठिन कोई शब्द होता नहीं है, बट खुद हम अपने से कठिन बना देते हैं, खुद से कठिन बनाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अर्थमेटिक मैथ्स में अगर मैथ्स का सिलेबस देखें तो उसमें तो मैथ्स का सिलेबस में यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन था, जो कि 40 नंबर का मार्क्स का आता है, 10 क्वेश्चन। तो ये भी कॉम्पिटिटिव ही है। नेचुरल नंबर्स, अर्थमेटिक नेचुरल नंबर्स आता है, इंटीग्रेशन आता है, फ्रैक्शन आता है, रैशनल इरेशनल आता है, नंबर्स आता है, डेसिमल्स आता है, फ्रैक्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम, स्क्वायर रूट आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, परसेंटेज आता है, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट,
इस सभी को हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि 8 और 9 क्लास का ये सिलेबस है, और अगर अच्छे से हम लोग पढ़ गए तो मुश्किल नहीं होगा निकालना, अच्छा आसान हो जाएगा, अच्छा काफ़ी आसान हो जाएगा। अलजेब्रा में अगर आप आते हैं तो एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम आ जाएगा, आपका फैक्टराइजेशन आ जाएगा, सिंपल स्क्वायर रूट सर्ट्स इंटीजर्स, ये आपका अलजेब्रा आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा। मेंसुरेशंस में अगर आप बात करें तो एरिया एंड वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर, ये 9th क्लास का ये सिलेबस है। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का सिलेबस है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 का मान कितना होगा 1, जैसे कि √3 होता है, तो वैसे ही tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 का 1/√3 होता है। ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम भी दे सकता है आपका, सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन द एबव, मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, tan 60 sin 60 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ज़्यादातर हाई फाई का क्वेश्चन नहीं रहेगा। जिस प्रकार से एयरफोर्स और नेवी में पूछता है उस प्रकार से क्वेश्चन नहीं रहेगा, हालांकि क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसका लेवल थोड़ा डाउन रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो सोल्यूशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस यूजिंग द लोगरिथमिक टेबल, मीन्स 10th क्लास का ही सिलेबस है। ज्योमेट्री में अगर आप बात करें तो लाइन्स एंड एंगल्स आ जाएगा, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, इंसर्टिंग ऑफ एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम लोग ऐसा बात करें तो ज़्यादातर ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स आता है, स्टैटिक्स भी आते हैं। सो हम लोग सब जानते हैं कि अगर आप सीबीएसई से एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ाई किए हैं तो ये कैसा भी क्वेश्चन बनाए आप उस क्वेश्चन को टच कर देंगे, क्योंकि सीबीएसई बेस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई बेस पर क्वेश्चन बनाया गया है और उससे क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा कभी भी, इस बात को ध्यान में रख के चलना है। और बाकी सब इतना ही इसका सिलेबस था। और कंप्यूटर की, सॉरी अभी कंप्यूटर तो बाकी है, कंप्यूटर का भी, ये तो मैथ्स का सिलेबस हुआ, कंप्यूटर का सिलेबस है, जो कि कंप्यूटर का सिलेबस कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी 8th 9th 10th का ही सिलेबस है कंप्यूटर में भी। और इसमें भी 4 नंबर्स का 4 मार्क्स का आता है। कंप्यूटर साइंस में 5 नंबर का आते हैं, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का आते हैं। तो कंप्यूटर का भी अगर आप पढ़ाई किए हैं 8th 9th और अच्छे से, तो इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एमएस विंडोज़, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़, एमएस वर्ड, ये सब आते हैं। इसमें ज़्यादातर ध्यान देने वाली बात इतना भी होता है, फिर भी करना चाहिए, एमएस एक्सेल। और आप अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो या 25 क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं। अगर इंग्लिश नहीं आती है आर्मी क्लर्क में तो फॉर्म अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए इंग्लिश आपको बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। और अगर जो बच्चा इंग्लिश में पास हो जाता है, जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा मार्क्स गेन करता है, वो जनरल साइंस में अच्छा मार्क्स और गेन कर लेता है। और इंग्लिश अगर उसका ख़राब है तो समझिए कि उसका नैया पार होने वाली नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन में बात की जाए तो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये ग्रामर की बात हो गई। अगर हम लोग बात करें टेंस की, तो प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म, सिंपल कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म्स, फ्यूचर टाइम्स, प्रेफरेंस होता है। ये टेंस की अगर बात करें तो टेंस, अभी जो बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर मेरे भाई लोग अगर जो वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी में से अगर जिनको टेंस नहीं आती है, कृपया वो
भाई लोग अपने टेंस पर ध्यान देंगे, क्योंकि बिना टेंस के अगर आप कोई भी आगे भी पढ़ाई करना चाहेंगे तो बिना टेंस के आप पढ़ाई सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, खास करके आज के समय में तो टेंस बहुत ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ keep in your mind, nowadays tense has become a very very important subject for us, so please try to understand। और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है, फॉर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अगर बात, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल राम इट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, अगर बात करें तो अगर ये तो एक्टिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस, अगर इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो ये आप लिख सकते हैं अ मैंगो इज ईटन बाय राम। तो ये एक्टिव से पैसिव में बदलने का ये आइडिया है। अदर एरियाज इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है काफ़ी ध्यान देने लायक चीज़ होती है। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी काफ़ी ध्यान देने की, ये सब तो अगर आप याद इसको नहीं करेंगे तो इसका कोई भाला नहीं है। इसको याद करने से ही होता है। वोकाबुलरी होती है, मीनिंग्स होते हैं। अगर इसको अगर याद नहीं करेंगे, इसको रोज़ अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप आगे कुछ कर सकते हैं। इसको डेली रिवीजन करने की ज़रूरत है। विदाउट एनी रिवीजन वी कैंट gain any momentum, we can't succeed, so revision is the must। so बस आज इतना ही है। और आज हम लोग को जानना था कि सिलेबस क्या है आर्मी क्लर्क का। सो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और फिजिकल पर भी ध्यान देते रहें। जय हिंद।